वेलकम टू विज़बेल। एशिया के हिस्ट्री में एक ऐसा वक्त आया जब जापान ने वेस्टर्न ताकतों को उन्हीं के हथियारों से हराया, जबकि चाइना को एक लंबी और खूनी क्रांति के बाद अपनी पहचान वापस मिली। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन दो पड़ोसी देशों ने अलग अलग रास्तों से मॉडर्नाइजेशन हासिल किया। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। 19th सेंचुरी की शुरुआत में जापान पूरी तरह आइसोलेटेड था और वहां टोकुगावा शोगुनेट का राज था। शोगुन्स, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, उन्होंने जापान को बाकी दुनिया से काट रखा था ताकि क्रिश्चियनिटी और अग्रेसिव यूरोपियन ट्रेड वहां ना आ सके। लेकिन 1853 में अमेरिका के कॉमोडोर मैथ्यू पेरी अपनी नेवल फ्लीट लेकर जापान आए और उन्होंने जापान को ट्रेड के लिए ओपन होने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने जापान के लोगों को एहसास दिलाया कि अगर उन्हें वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन से बचना है तो उन्हें बदलना होगा। इसी वजह से 1868 में मेजी रेस्टोरेशन हुआ, जिसमें शोगुन को हटाकर एम्परर को वापस सत्ता दी गई। एम्परर मेजी ने एक नया स्लोगन दिया, फुकोकू क्यों है, जिसका मतलब था रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। जापान ने समझ लिया था कि मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्हें वेस्टर्न मॉडल्स को कॉपी करना होगा, लेकिन अपनी जापानीज कल्चर को खोया बिना। उन्होंने पुराने विलेज स्ट्रक्चर को बदलकर नया प्रीफेक्चरल सिस्टम लागू किया ताकि पूरा देश सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ सके। एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। जापान ने वेस्टर्न स्टाइल स्कूलिंग शुरू की, लेकिन सिलेबस में लॉयल्टी टू द एम्परर और जापानीज हिस्ट्री पढ़ाना कंपलसरी कर दिया। मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए कंस्क्रिप्शन लॉ लाया गया, जिसका मतलब था कि अब सिर्फ सैमुराई नहीं बल्कि हर आम आदमी को आर्मी में सर्व करना पड़ेगा। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने हेवी इंडस्ट्रीज शुरू की और ज़ाइबत्सु यानी लार्ज फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेस मोनोपोलीज को प्रमोट किया, जिन्होंने मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसे जायंट्स बनाए। 1895 में जापान ने चाइना को हराया और 1905 में रशिया को हराकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया कि एक एशियन देश भी यूरोपियन पावर को हरा सकता है। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन ने जापान को अग्रेसिव बना दिया, जिसके कारण जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया और पर्ल हार्बर पर अटैक किया। 1945 में अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर अटैक्स के बाद जापान पूरी तरह तबाह हो गया और यूएस ऑक्यूपेशन में चला गया। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। पोस्ट वॉर एरा में उन्होंने अपनी आर्मी खत्म कर दी और पूरा फोकस इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर लगा दिया। इस वजह से 1964 टोक्यो ओलंपिक्स तक जापान वापस एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका था। अब हम रुख करते हैं चाइना की तरफ, जिसका रास्ता जापान से बिल्कुल अलग और ज्यादा मुश्किल था। जापान के विपरीत चाइना की किंग डायनेस्टी 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पावर्स यानी ब्रिटेन से ओपियम वॉर्स हार गई थी। चाइना सेमी कॉलोनियल बन चुका था, जहां अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग फॉरेन पावर्स का कंट्रोल था। इस नेशनल ह्यूमिलिएशन के जवाब में 1911 में डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में मंचू एम्पायर को खत्म किया गया और एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश की गई। सन यात सेन के 3 प्रिंसिपल्स यानी सन मिन चू ई थे, नेशनलिज्म यानी फॉरेनर्स को बाहर निकालना, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म यानी लाइवलीहुड रेगुलेट करना। लेकिन सन यात सेन की मौत के बाद चाइना में स्टेबिलिटी नहीं आई और देश वॉर लॉर्ड्स के हाथ में चला गया। इसके बाद 2 बड़ी पार्टियां उभर कर आईं, गोमिंदांग यानी केएमटी, जिसके लीडर चियांग काई शेक थे, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी, जिसके लीडर माओ जेडोंग बने। चियांग काई शेक ने वॉर लॉर्ड्स को हराया, लेकिन वो सिर्फ अमीर शहरों पर फोकस करते थे और गरीब किसानों को इग्नोर करते थे। दूसरी तरफ माओ जेडोंग ने समझ लिया था कि चाइना की असली ताकत फैक्ट्री वर्कर्स नहीं बल्कि गांव के किसान है। माओ ने जियांगजी सोवियत बनाया और किसानों की आर्मी तैयार की, लेकिन गोमिंदांग के हमलों की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस इवेंट को लॉन्ग मार्च यानी 1934-35 कहते हैं, जिसमें माओ और उनके सपोर्टर्स ने 6000 माइल्स का सफर तय किया, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी को और मजबूत बना दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने चाइना पर हमला किया, जिसके लिए केएमटी और सीसीपी ने टेम्पररी दोस्ती की, लेकिन वॉर खत्म होते ही सिविल वॉर वापस शुरू हो गया। आखिरकार 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, जबकि चियांग काई शेक भागकर ताइवान चले गए। सत्ता में आने के बाद माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी 1958 लॉन्च किया, जिसका मकसद था चाइना को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करना।
लोगों को अपने घर के बैकयार्ड में स्टील फर्नेसेस लगाने के लिए कहा गया और खेती के लिए बड़े कम्यून्स बनाए गए। लेकिन ये पॉलिसी बुरी तरह फेल हुई और इसकी वजह से चाइना में भयानक अकाल यानी फैमिन पड़ा, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। अपनी पावर बचाने के लिए माओ ने 1966 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू की। उन्होंने स्टूडेंट्स और यूथ यानी रेड गार्ड्स को पुराने कस्टम्स और टीचर्स के खिलाफ भड़का दिया, जिससे देश में केओस पैदा हो गया और इकोनॉमी रुक गई। 1976 में माओ की मौत के बाद चाइना का नया दौर शुरू हुआ, जब डेंग शियाओपिंग ने सत्ता संभाली। डेंग ने माओ के स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट रूल्स को थोड़ा बदला और 4 मॉडर्नाइजेशंस का कॉन्सेप्ट दिया: साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस। उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चाइना आने की इजाजत दी, जिससे चाइना की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगी। इस तरह चाइना ने पॉलिटिकल कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के पास रखा, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम को मार्केट फ्रेंडली बना दिया। कंक्लूजन में जापान ने अपनी कल्चर को बचाते हुए वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन अपनाया, जबकि चाइना ने पहले वेस्टर्न सिस्टम को रिजेक्ट किया और बाद में अपनी शर्तों पर उसे एक्सेप्ट किया। आज ये दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी पावर्स हैं, लेकिन इनकी शुरुआत बिल्कुल अलग हालात में हुई थी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन की डिटेल्ड टाइमलाइन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।